नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारा अगला पाठ यानी कि मेरा अहोभाग्य, ये जो पाठ है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मेरा अहोभाग्य ये चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का पाठ है। इस पाठ में उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो भी भेंट यहाँ पे हुए है उस भेंट का वर्णन उन्होंने इस पाठ में दिया है। तो चलिए हम चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का मेरा अहोभाग्य ये जो पाठ है इस पाठ में क्या वर्णन दिया है ये हम देखते हैं। मेरा अहोभाग्य चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का यह पाठ है। उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनकी अलग अलग रचनाएं हैं। संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि सब क्या है, आदि चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की रचनाएं हैं। उनका परिचय यहाँ पे दिया है कि उन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित नामस्मरण बताया है। तो चलो हम पाठ में कैसे भेंट हुई है, कैसे उन्होंने संस्मरण किया है, वो सब यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे फरवरी 1937 में मुझे शांति निकेतन जाना था, यानी कि लेखक को शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। यहाँ पे लेखक उत्सुक क्यों थे? क्योंकि उसका जो भी कार्यक्रम वहाँ पे होने वाला था उस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वाले का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। क्या हुआ तो वो लोग क्या हो गए कि वो सब लोग जो उनका दल था या फिर जितने भी लोग थे वो बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए, यानी चल पड़े। और वहाँ पे 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल, जो 1 दर्जन मतलब कम से कम उसमें 12 लोग रहेंगे, इतने लोग शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में क्या हो गए, ठहरे रहे थे। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों से सघन उपवन के बीचों बीच बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस अतिथि भवन में वो रुके थे वो उन्होंने जैसा उसके बारे में सुना था, जैसा सोचा था, उतना ही वो सुंदर था और वो इमारत भी बड़ी थी और अच्छी इमारत थी। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें ऊपरी मंजिल के एक कमरे में रुकाया था और कमरे के बाहर क्या था, एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा यानी कि क्या, हम यहाँ पे गैलरी भी बोल सकते हैं या फिर टेरेस भी बोल सकते हैं। अगर वहाँ पे खड़े हो गए तो हमें एक सघन बकुल वृक्ष, सामने जो बकुल का वृक्ष था, बकुल का पेड़ था, वो हमें दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ये हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। तो यहाँ पे लेखक निराश क्यों हो गए? क्योंकि डॉक्टर ने बताया दूसरे दिन सुबह कि लेखक को बताया कि जो अध्यक्षता स्थान बुझाने वाले थे रविंद्रनाथ जी, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और वो अभी वहाँ पे आ नहीं सकते, लेकिन आप लोग उनसे मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, 15 मिनट के लिए बातें कर सकते हो। तो ये सुन के उनको थोड़ा खुशी हो गई या फिर उनका मन थोड़ा शांत हो गया। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने लगी नहीं है, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। यहाँ पे क्या हो गया,
कि जब उन्हें बताया गया कि आप 15 मिनट के लिए मिल सकते हो, तो वो सब लोग क्या हो गया, उस समय का इंतज़ार करने लगे। और जब उन्हें उनके पास ले जाया गया तो गुरुदेव क्या हो गए, गुरुदेव चकित हो गए कि वो बोले कि उन्होंने मजाक में कहा कि अब मेरी दरबार लगाने की क्षमता नहीं हो, क्योंकि उन्हें लगा कि 2-3 लोग ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे दर्जनों से ज़्यादा लोग आए थे। तो गुरुजी ने बाद में क्या हो गया, गुरुदेव से सबका परिचय करा दिया गया और गुरुदेव में और जो सब लोग गए थे उन दोनों में क्या शुरू हो गई, वार्तालाप शुरू हुआ था। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे थे कि 50 साल पहले मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, लेकिन उस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था, मतलब 1-2 या फिर कम आदमी थे। और प्रारंभिक कहानी में उन्होंने क्या किया है, जीवन का वर्णन किया है। और उसके पहले उस जैसी कोई भी बांग्ला भाषा में कहानी नहीं थी, ऐसा यहाँ पे वो बता रहे हैं। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। यहाँ पे रविंद्रनाथ जी क्या बोला कि मेरी कहानी जो है, तो मेरी कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें वो संसार में किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, मतलब किसी भी देश के आदमी का दिल वो जीत सकती है। और उनके कहानी में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन, मतलब ग्रामीण जनता का सब वहाँ पे वर्णन था। और मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में एक जैसा ही होता है, इसलिए मनुष्य को ये सारी कहानियाँ भी पसंद आएगी, ऐसा उन वहाँ पे बोल रहे थे। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पे लेखक ने क्या पूछा कुछ समय के बाद कि गुरुदेव, आपके मन में जो काबुली वाला जो कहानी है, उस काबुली वाला कहानी लिखने का विचार कैसे आया? क्योंकि ये कहानी अभी सभी भाषाओं में उपलब्ध भी है और सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। तो आप थोड़ा इस कहानी के बारे में बताओ। वैसे लेखक क्या कर रहे हैं, रविंद्रनाथ जी को यानी गुरुदेव को बोल रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, यानी कि वह कहानी कल्पना करके लिखी गई है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ वो कल्पना करके कहानी बनाई है कि हमारे यहाँ पे एक काबुली वाला आता था और हमारा उससे बहुत ही अच्छा परिचय, यानी हम उससे बहुत ही अच्छा जान पहचान हुआ था। गुरुदेव ने सोचा कि उनकी भी एक छोटी बेटी होगी या फिर उनको भी उनकी याद आदि होगी, तो इस तरह उन्होंने वो कहानी कल्पना करके बनाई थी। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। गुरुदेव ने क्या कहा कि यहाँ पे ना बातें करते करते 40 मिनट हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला 15 मिनट का समय कब बीत गया। और वो जो बातें थी वो सबके लिए एक क्या था, मानसिक खाद्य था। सबके मन में वो बातें आ रही थी। और बाद में गुरुदेव उठे और चल पड़े और जाते जाते कहा कि मेरी ये जो है, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तो वह बातचीत सचमुच ठीक न मानिएगा। वो क्या करो, आप ठीक मत मानिएगा, क्योंकि मुझे बातें करने के लिए आनंद आता है, इसलिए मैं बातें करता रहता हूँ। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। यहाँ पे क्या हो गया कि गुरुदेव के साथ बातें होने के बाद
सब लोगों ने हमने गुरुदेव का विदा ले लिया और बाद में हम फिर से अतिथि गृह में आ गए। और बाद में वार्तालाप के दौरान पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, यानी लेखक को ठहराया गया था, उसी कमरे में गुरुदेव भी काफी समय रह चुके थे। तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। यहाँ पे क्या हो गया कि जब उन्हें पता चला कि गुरुदेव भी इसी कमरे में बहुत बार रुके थे, तो लेखक बहुत खुश हो गए और बाद में पता चला कि गुरुदेव ने इसी कमरे में बैठकर गीतांजलि का अधिकांश भाग भी लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बात सच है क्या, कि मैं जिस कमरे में रुका हूँ उसी कमरे में ही ये हुआ था। कि लेखक बाद में बोल रहे थे कि मेरा भाग्य है, मेरा अहोभाग्य है कि जिस कमरे में मैं रुका हूँ उस कमरे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की गई थी। ऐसे यहाँ पे लेखक विश्वास से बोल रहे हैं या फिर वो खुश होके यहाँ पे बोल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने जो भी वर्णन दिया है, ये वर्णन हमने समझ के लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।